नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। यूपी में चले बैठकों के दौर के बाद अब मुलाकातों के दौर ने सियासी गलियारों में हलचलें बढ़ा दी हैं। जी हां, कई तरह की अटकलों और कयासों के बीच यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित से एक ही दिन में मुलाकात हुई। दोनों ही मुलाकातों को सिर्फ औपचारिक और शिष्टाचार वाली मुलाकात बताया गया, मगर राजनीति में हर मुलाकात के मायने जरूर होते हैं। बीजेपी प्रभारी की मुलाकात के बाद मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह ने जिस अंदाज में योगी सरकार और संगठन की तारीफ की, उससे एक संदेश भी साफ साफ दिया गया कि यूपी में ऑल इज वेल है। लेकिन विरोधियों को इस पर भी बयानबाजी का बहाना मिल गया है। सवाल यही है कि आखिर शिष्टाचार पर सियासत क्यों? मेल मुलाकात पर सवाल, सुनिए क्या हुई बात। गवर्नर साहिबा से मेरी मुलाकात आज तक नहीं हुई थी, उसी कारण से आज मैं उनसे मिलने गया था। ये मेरा औपचारिक व्यक्तिगत में ऐसा कुछ मामला नहीं। उत्तर प्रदेश का सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। शिष्टाचार मुलाकात पर कांग्रेस का वार। दरकती हुई जमीन को बचाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संघर्ष कर रहा है। चाहे वो राज्यपाल से मिले, चाहे मंत्रियों से मिले या मुख्यमंत्रियों से मिले, उत्तर प्रदेश को क्या मिला है? कांग्रेस का सवाल, नेतृत्व पर भरोसा बरकरार। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। 22 के भविष्य पर एसपी को टेंशन, जनता पर करो मंथन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 की चुनाव की तैयारी कर रही है। वो सोचती कैसे चुनाव जीता जाए, संगठन में कैसे परिवर्तन किया जाए, किसको मंत्री बनाया जाए, किसको मंत्री नहीं बनाया जाए, क्या उसमें फेरबदल किया जाए। अरे प्रभु, जनता की चिंता कर लीजिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, जनता की जान तो बचा लीजिए, जिनकी मौतें हो रही है लगातार। कमाल की सरकार है ये। सत्ता की चिंता करती है भारतीय जनता पार्टी, जनता की चिंता नहीं करती है। यही उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंता की बात हो गई है। साख का सवाल, क्या इसलिए चुनावी बिसात पर बात? कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार और उत्तर प्रदेश में उनका दल अपनी साख खो बैठा है, अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर बैठा है, इसलिए ये सारी कवायदें हैं। आज बड़ी बहस इसी पर। और इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड हो रहा है तैयार। परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेंगे टिकट, योगी ही लगाएंगे टिकट पर अंतिम मोहर। तो जो बदलाव की बात कही जा रही थी, उन पर पूर्ण विराम। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज, किस तरह का इनपुट मिल पाया है? देखिए, बिल्कुल अपर्णा, बहुत कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था उत्तर प्रदेश की सियासत में कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, बड़े फेरबदल होंगे, संगठन बदल दिया जाएगा। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से जो मेरे पास खबर आई है, जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, बल्कि मुख्यमंत्री और संगठन के बीच जो बात हुई है उसमें ये अब ये तय हो चुका है कि जो विधायक हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार की जा रही है और पूरे यूपी के सभी बीजेपी विधायकों की रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी और उनको परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सीएम योगी की सहमति पर ही विधायकों को टिकट दिया जाएगा, यानी अंतिम मोहर सीएम योगी लगाएंगे। सरकार और संगठन के बीच जब बैठक होगी तो उसमें विधायकों को जो टिकट दिया जाएगा उसमें सीएम योगी की अनुमति ली जाएगी, यानी उनकी सहमति ली जाएगी। और आज देखिए, चाहे राधा मोहन सिंह की बात हो जो राज्यपाल से मिले थे, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह की बात हो, बीएल संतोष ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी केंद्रीय नेतृत्व को, जेपी नड्डा को मुलाकात की थी, और उसमें भी ये बात सामने निकल कर आएगी कि यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव भी सीएम योगी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। यानी सियासत के योगी इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण योगी है और वो उत्तर प्रदेश की कमान को संभाला। और आज राधा मोहन सिंह ने जब राज्यपाल से मिलकर निकले थे तो उन्होंने भी कहा था कि सबसे अच्छी और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की है, लिहाजा सबको भरोसा है। तो अब सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, और उसके बाद सरकार को 2022 के विधानसभा चुनाव में जाना है, जिसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है। अब इसीलिए तय किया गया है कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड मंगाया जाएगा और लगभग जो पहले
पहले कहा जा रहा था कि 40% बिल्कुल, तो रिपोर्ट कार्ड में जितने नंबर्स होंगे, यानी कि रिपोर्ट कार्ड ग्रीन होगा या रेड होगा, उसी के आधार पर टिकट को रेड लाइट मिलेगी या ग्रीन लाइट मिलेगी, ये तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस पूरी जानकारी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम योगी ही कौन टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरेगा, उसके नाम के आगे मोहर लगाएंगे। हमारे साथ खास गेस्ट मेहमान जुड़ चुके हैं, गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है ओंकार राज सिंह। राजनीतिक विश्लेषक हैं एमएच खान, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी के नेता है अभिषेक सोम, वो भी जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक सोम, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, मीटिंग कहीं भी खेली जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल जो उठा रहे थे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे थे कि जनता की सोचो, जनता की सोचो, मीटिंग मत करो, तैयारी मत करो। क्यों, कि इतना इंटरेस्ट दूसरे के घर में क्यों था? देखिए अपर्णा जी, वास्तविकता ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक गुट में बढ़ चुकी है, एक योगी गुट और एक मोदी गुट। और इनकी जो कवायद है ये सड़कों पर आ चुकी है, लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। और कुछ ही क्षण बाकी है कि ये जनता सब जान चुकी है कि योगी का जो मॉडल है वो हिंदुत्व का और लड़ाई या दंगा कराने वाला एक मॉडल है। कोई विकास का मॉडल उनके पास नहीं है, कोई विकास कार्य उन्होंने ऐसा नहीं करा जो जनता को वो बता सके और उसका वो लाभ ले सके। तो सब जान चुके हैं, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे बुलंदशहर हिंसा हो, चाहे नरसिंगा नंद जैसे, सरस्वती जैसे लोग जो अपराधी हैं उनको जेलों के अंदर होना चाहिए था। पर ये हिंदुत्व का जो ब्रांड है और ये एक चुनावी जो रण तैयार किया जा रहा है, ये केवल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम लड़ाई को फिर दोबारा, चाहे बिजनौर की घटना देख लीजिए, आलोक अवस्थी जी देख लीजिए, सुन रहे हैं अभिषेक सोम को, भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है, उसमें भाजपा ही दोषी है। अभिषेक जी को सुन रहा हूं, दोनों प्रकरण की न्यायिक और ये अच्छी बात है कि अभिषेक जी ने अपने मुंह से कबूल लिया कि मुजफ्फरनगर दंगा जांच होनी चाहिए। और अभिषेक सोम जी, जांच तो बाद में होगी, पहले आप जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए पहले। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे की बात करी है, बहुत अच्छी बात है। उनको याद करना चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुजफ्फरनगर दंगे में बहुत ही घनघोर दंगा हुआ था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार सैफई में नाट्य महोत्सव देख रही थी, फिल्मी कलाकारों का नाच करवा रही थी और सरकारी विमान उन कलाकारों को लाने ले जाने का काम कर रहे थे। जब जिस समय मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, लोगों का पलायन हो रहा था, दंगों में लोगों के घर जलाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, सरकार उसमें नाच गाना कर रही थी। ये अच्छी बात है, उनको याद है मुजफ्फरनगर दंगा, समाजवादी पार्टी को अच्छी बात है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, नेतृत्व परिवर्तन की बात कहीं भी पार्टी के अंदर नहीं आई है। ये मीडिया का अपना एक कुछ तबकों का था, एक कहानी उन्होंने चलाई और कुछ दिन उन्होंने मनोरंजन किया, लेकिन पार्टी के लेवल में ये सतत प्रक्रिया है कि हमारे जब संगठन महामंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, हर राज्य में जाते हैं और समीक्षा करते रहते हैं। उसी में वो उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश भी आए थे। उस समय इतना हंगामा कर दिया गया कि सत्ता का शीर्ष में परिवर्तन होगा, पार्टी के शीर्ष में परिवर्तन होगा, जैसे कि सारी मीटिंग में मीडिया ही बैठ करके उस मीटिंग को चला रहा था, कंडक्ट कर रहा था और वहां पर कोई बग लगा रखा था जो वो सुन रहे थे सारी बातों को। तो ये मीडिया की विश्वसनीयता पे भी सवाल उठता है जो लोग इस तरह की खबरें चलाते हैं। सरकार योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में चल रही है और अच्छे से चल रही है और आज विपक्ष जो है इसीलिए हताश और निराश है कि हमारा नेतृत्व बिल्कुल बेहद ईमानदार नेतृत्व है हमारे पास। 24/7 उपलब्ध रहने वाला नेता हमारा है और यहाँ तक कि करुणा प्रबंधन की मैं बात करूंगा। ठीक है, जल्दी से अभिषेक सोम कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं ओंकार सिंह जी का रुख करूंगी। अभिषेक सोम जी, अपर्णा जी, मैं 15 सेकंड आ रही हूँ आपकी बात, आ रही हूँ। कि मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और मैं कहूंगा कि अगर निष्पक्षता से योगी जी काम करते तो आज नरसिंहानंद जैसे अपराधी ठीक है। ओंकार सिंह जी, अगर ये आखिरी साल में बदलाव की बात निकलकर आई भी, जिस तरह से खारिज कर रही है बीजेपी और इस तरह के शिगुफे छेड़े जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, तो ये बताइए कि हर वक्त चर्चा में फिर भी बीजेपी ही तो है ना, इन चर्चाओं का फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। विपक्ष कहाँ गायब है, या सिर्फ विपक्ष सत्ता के खेल में जो हो रहा है उसी को देख रहा है, उसी पर कभी कभार ट्वीट कर दिए जाते हैं, बस बात खत्म? देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है
अगर वास्तव में ये फैसला हुआ है कि मंत्रिमंडल में कोई विस्तार नहीं होने, इस समय प्रदेश में महामारी फैली हुई है और इस महामारी में जो 3 दिन से ड्रामा चल रहा था भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आए हुए थे, उसकी वजह से आप समझिए कि इस महामारी में व्यवस्था पे असर पड़ने वाला, क्योंकि जितने भी अधिकारी थे वो सोचते हैं कि अब ये सरकार बदलने वाली है, लिहाजा वो अपनी पैरवी करने लगते, चारों तरफ जाने लगते। तो ये बहुत एक अच्छी बात हुई है कि कम से कम ये मैसेज चला गया कि वो नहीं हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो आए थे यहाँ पर करने के लिए तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते, वहां पे बातचीत करते, जो कमियां होती करते। अब आपने कहा कि विधायकों का रिकॉर्ड देखा जाएगा, मेरे ख्याल से तो किसी विधायक को टिकट नहीं मिलेगा। हर विधायक रो रहा है कि डॉक्टर हमारी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी हमारे सुन नहीं रहे हैं, हम कोई काम नहीं करा पा रहे हैं, तो आप तो सबको जीरो कर देंगे, नया चेहरा लाएंगे। तो विधायक केवल ये मान लें कि 75% जो है उनका टिकट कटना ही कटना है, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक, इस चीज को जान ले। और दूसरी ये सरकार जो है, एक चीज बस लूंगा, 5 सेकंड लूंगा आपसे, और बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है राज्य की। आलोक भाई इस को जान ले, अभी नीति आयोग ने एक सब्सटेंशियल डेवलपमेंट ग्रोथ पे 16 पॉइंट्स पे राज्यों का वो समीक्षा करती। हमारे जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो 5 बॉटम पोजीशन में है। 5 बॉटम पोजीशन में चंडीगढ़ है, नागालैंड है, उड़ीसा है, सर इस पर भी हम बहस कर चुके हैं सर। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी किस कैटेगरी में कौन सी पोजीशन पर है, इस पर चर्चा कर चुके हैं हम। मैं बढ़ूंगी आगे एमएच खान साहब की तरफ। नहीं कर चुके हैं तो आप कर चुके हैं सर, बहुत कम समय मिलता है सर, सबको शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। सेकंड टर्न, नेक्स्ट टर्न में सर, नेक्स्ट टर्न में एमएच खान साहब, यूपी में ऑल इज वेल देख रहे हैं आप? जी देखिए अपर्णा जी, ये जो कवायद चली 2-3 दिन 4 दिन चली, किसके नेतृत्व में चुनाव हुआ होगा, मंत्रिमंडल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, कौन मीटिंग में जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर से बुला लिया गया, राज्यपाल को भोपाल से बुला लिया गया। तो ये देखिए मेरा मानना है, ये जो नाकामियां रही हैं, जो कोरोना काल में लोगों को गैस नहीं मिल पाना, लोगों को दवा नहीं मिल पाना, उसमें डाइवर्जन, दिमाग पब्लिक का डाइवर्जन करने के लिए किया गया था। 2017 में योगी जी के नेतृत्व में चुनाव तो नहीं लड़ा गया था, निष्पक्ष चुनाव हुआ था, योगी जी तो एमपी थे। अब अगर इस वक्त बीजेपी कह रही है कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उनका आंतरिक मामला है, लड़ाई वो हमको क्या इलाज हो सकता है। लेकिन ये जो कवायद चली है, ये सिर्फ जनता के दिमाग को भटकाने का काम किया गया कि देखिए आप इस वक्त ये गैस ना मांगो, दवा ना मांगो, इलाज ना मांगो। हार्ट के मरीज का कहाँ इलाज हो रहा था, इंसुलिन नहीं मिल रही थी, शुगर के मरीज का कहाँ इलाज हो रहा था, आप बताइए। फेफड़े में इन्फेक्शन था, खाली उसी का। विशाल मिश्रा जी, कौन सी पार्टी ऐसी है, कौन सा संगठन ऐसा है जो फीडबैक नहीं लेता, या जहां पर रिपोर्ट, आंतरिक रिपोर्ट तैयार नहीं होती, या जहां पर कर्टसी मुलाकातें नहीं होती? तो फिर इस मुलाकात के दौर को लेकर इतना हो हंगामा क्यों? तो टीवी वाले ही बता रहे हैं, आप ही लोग बता रहे हैं। अच्छा है आज के परिप्रेक्ष्य में उन पार्टियों में इस प्रकार का काम नहीं होता जो पार्टी वंशवाद पर आधारित होती है, जो पार्टी परिवारवाद पर आधारित होती है। आप चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आपको साफ साफ दिखता है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक परिवार ही समाजवाद है और कांग्रेस के लिए एक पीढ़ी ही चली आ रही है, उनके लिए वही उनकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अगर पूर्णतया पालन होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष काम करने के बजाय उनको इस बात में बड़ी दिलचस्पी थी कि क्या हो रहा है। अरे भाई, संगठन का काम है, संगठनात्मक तरीके से कार्रवाइयां होती हैं, फीडबैक लिया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से बात होती है। इसमें गलत क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। शिष्टाचार भेंट हो रहे हैं, अगर फीडबैक मांगा जा रहा है, उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है, तो बताइए इसमें गलत क्या है। लेकिन नहीं, अब यहां पर ये एक अलग अलापना शुरू करेंगे कि नहीं नहीं देखिए ये हुआ वो हुआ। मैं इनको बताना चाहूंगा जो कोरोना काल की बात कर रहे हैं, अपर्णा जी आप भी जानती हैं, एंकर है, पत्रकार है, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल से आप जुड़ी हुई हैं। आप मुझे बताइए कि आज उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 97.7% है कि नहीं है जी? मैं एक आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं,
वैक्सीन का। आज जहां सारे राज्य हल्ला मचा रहे हैं वैक्सीन का, आप उत्तर प्रदेश में देखिए हर जिले में वैक्सीनेशन हो रहा कि नहीं हो रहा। और कल से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए पिंक वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सारे जिलों में 18+ के वैक्सीनेशन हो रहा है। मुझे आप बता दीजिए किस राज्य में इस प्रकार का काम हो रहा है, क्योंकि अप्रैल में ही ये संवेदनशीलता होती है, ये नेतृत्व होता है, ये कुशल प्रबंधन होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सबसे पहले 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया था। आज आप देखिए लोग दिल्ली जैसे अहमद खान साहब उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, यूपी में जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं। अभिषेक सोम से रिएक्शन लूंगी जी। अगले 3 महीनों में पन्ना जी 10 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट आज जोर दे रहे हैं। कुछ जिलों में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। और कोरोना के ऊपर कोई जोर नहीं बता पा रहे हैं कि ऑक्सीजन आखिर 20 से 50 हजार सिलेंडर में कैसे मिला, ये नहीं बता पा रहे हैं। तो वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं। आप बताइए ना, हार्ट का अस्पताल खुला, हार्ट की डिजीज के मरीजों के लिए अस्पताल कोई खोला गया? आप बताइए ना, आप बताइए। शुगर के मरीजों के लिए कोई अस्पताल चल रहा है क्या? कोई 20 बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे हैं। करिए आपकी पार्टी का दंगा हुआ था, हमको तो जनता हुआ था। ठीक है अभिषेक सोम जी, ठीक है, मैं अभिषेक सोम का रुख कर रही हूँ। अभिषेक सोम जी जरा ये बताएं कि जो आपकी पार्टी के प्रवक्ता सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब में राधा मोहन सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम तो है सिर्फ सवाल उठाना। WHO ने तारीफ की, दुनिया भर में तारीफ हुई है यूपी में जिस तरीके से कोविड से मैनेजमेंट किया गया है कोविड के मद्देनजर, और उन्हीं तारीफों को लेकर भी आप सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए कोई समाजवादी पार्टी है, छोटे मोटे कुछ जगह वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, दिन रात उसको बुक करने में लगे हुए हैं, वो बुक नहीं हो रही है वैक्सीन। तो ये केवल एक ढकोसला है, तीसरी लहर की इनकी कोई तैयारी नहीं है। और अपर्णा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इनकी राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, मोदी जी की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तीसरी लहर की कोई तैयारी नहीं है। आलोक अवस्थी जी, जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने आईसीयू, कोविड केयर सेंटर, बच्चों के लिए अलग अस्पताल हम बना रहे हैं, स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है कि कोई तैयारी नहीं है आपकी। देखिए, अगर आप ये बात कहेंगी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की पंजाब की सरकार अवसर जो ढूंढ रही है आपदा के अंदर कि वैक्सीन 400 रुपए में खरीद करके 1560 रुपए में जो है निजी स्थलों को बेच रही है, और जहां नहीं बेच पा रही है और वहां पे कूड़े में फेंक दे रही है, जमीन में दबा दे रही है, वो है राजस्थान। दोनों कांग्रेस सरकारों का ये हाल रहा है। लेकिन मैं 2 बातें यहाँ पे कही गई अपर्णा जी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई चुनाव नहीं हुआ है, और दूसरी बात ये कही गई है यहाँ पर कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 2019 की लोकसभा का चुनाव, जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, और हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने सपा और बसपा का खूंटा उखाड़ दिया था। सपा मात्र 5 सीटों पे ही रह गई थी। उसके पिता, उसके भाई, चाचा, उनकी पत्नी स्वयं अखिलेश जी की हार गई थी। उसके बाद नगर निगम का चुनाव हुआ, नगर निगम में खाता नहीं खुल पाया समाजवादी पार्टी का। उसके बाद 7 विधानसभा उपचुनाव में अहमद खान साहब, आपकी बारी आई थी, आपने अपनी बात रख ली थी, अब जरा दूसरों को भी सुन लीजिए। हमसे जीते थे पार्लियामेंट के चुनाव में क्या मोदी जी का यूपी जो है योगदान नहीं है? उन्होंने कहा यूपी जो पिछड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश अव्वल है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश आज पहले स्थान पे है। नौकरी एवं रोजगार सृजन में 17.5% था समाजवादी पार्टी सरकार में, आज हम 4.1% पे जो इसके नीचे लेकर के आए हैं, जो दर था। सूक्ष्म और लघु उद्योगों में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है। प्रधानमंत्री जो आवास बने हैं ग्रामीणों को दिए गए, हम नंबर 1 पर हैं। स्वच्छ भारत मिशन पे शौचालय बनाने में हम नंबर 1 पर हैं। पीएम किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए बांटी गई है, उसमें देश में हम नंबर 1 पर हैं। तो ये वो राज्य है नंबर 1 जो कोरोना के प्रबंधन में भी नंबर 1 पे है, जिसको WHO ने सर्टिफाइड किया है। आज मृत्यु दर सबसे ज्यादा हमारी कम है। मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा मृत्यु दर पंजाब के अंदर है, और महाराष्ट्र के अंदर, और छत्तीसगढ़ के अंदर है।
तो विपक्ष को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना तो चाहिए। विपक्ष अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। ओंकारनाथ सिंह जी, एक रिपोर्ट आप बता रहे थे और दूसरी रिपोर्ट के डेटा आलोक अवस्थी जी ने गिनवा दिया। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान की सरकारों को भी कटघरे में खड़ा किया है जहां आपकी पार्टी की सरकार है, और यूपी के सीएम तो ताबड़तोड़ दौरे कर ही रहे थे, देखी होंगी तस्वीरें आपने, लेकिन आपकी राजस्थान के सीएम को तो कहा जाता है कि वो सिर्फ वर्चुअल ही बैठकें ले रहे हैं। हमारे आलोक भाई इतनी तारीफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हमारी समझ में नहीं आ रहा नीति आयोग क्यों नहीं जग रहा। नीति आयोग क्यों इनको एकदम पीछे रखे हुए, जरा हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप बता दीजिए, आपदा में अवसर ढूंढने वाले पंजाब सरकार जो कालाबाजारी कर रही है टीकों की, जहां टीकों की मारामारी हो रही है, 400 रुपए का टीका खरीद के 1560 रुपए का क्यों बेच रही थी वो? जब ये सवाल उठा तो आज पंजाब सरकार ने उस ऑर्डर को क्यों निरस्त किया है? इसका जवाब आप दे दीजिए। कहां गई श्रीमती प्रियंका वाड्रा जो हर बात पे यूपी में कटघरे में खड़ा करती है, अपने राज्यों में क्यों नहीं पूछती है कि क्यों कालाबाजारी करी जा रही थी? अरे जवाब दीजिए सर सुनिए तो 5 हॉस्पिटल ऐसे हैं पूरे देश में जहां नंबर 2 में महंगे वैक्सीन लग रही थी। कौन कौन से सुन लीजिए। ईस्ट वेस्ट मेडिकल सेंटर दिल्ली 1800 रुपए में कोविशील्ड, एयर मैक्स हॉस्पिटल पंजाब 1500 रुपए में कोवैक्सीन, हॉस्पिटल गुजरात, कांग्रेस एक पुराना सबसे पुराना कवर हॉस्पिटल टेलीग्राम 1500, ओंकारनाथ सिंह जी, टेक्निकल यहाँ पर ग्लिच है आपकी साइड से, आपकी जो फोटो है वो फ्रीज हो रही है बार बार। ऑडियो क्लियर है लेकिन वीडियो क्लियर नहीं है। विशाल मिश्रा जी से, विशाल मिश्रा जी आपके पास मैं आ रही हूँ। राजनीति की रवायत सभी की है, फिर इस कदर की राजनीति क्यों हो रही है? ये तो मुलाकातें हर पार्टी की होती हैं, हर पार्टी के अंदर होती हैं, लेकिन बार बार क्या ये हम समझे कि चुनाव से पहले फिजा तैयार करने की कोशिश है ये? अरे अपर्णा जी, मैं तो सारी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहूंगा, हमको इल्जाम देने से क्या फायदा, अपने कदमों की आहट से खुद पूछ लीजिए। आज ये सारी विपक्षी पार्टियां राजनीतिक ऑक्सीजन के सिलेंडर की तलाश में है। पंजाब सरकार में वैक्सीन का क्या हाल है आपने देखा, राजस्थान में क्या हाल है आपने देखा। गड्ढे में काट दिए जा रहे हैं, खरीद रहे हैं किसी रेट पर, बेच रहे हैं किसी रेट पर। आप राजनीतिक विश्लेषक कितने बात करें, अगर भाजपा प्रवक्ता को उस बात मत करें, अगर भाजपा प्रवक्ता को उसे बात करना है तो आप आइए उस तरह से बात कीजिए। समझ गए आप? इतना हल्का नहीं करते राजनीतिक विश्लेषक, बहुत प्रेम से बात करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमेशा बहुत प्रेम से बात करते हैं, हल्ला नहीं करते हैं। आप प्रेम से अपनी बात कीजिए, आप जो तथ्य रखिए प्रेम से रखिए। हम भी तो रख रहे हैं, हम प्रवक्ता होते हुए हम नहीं लड़ रहे हैं आपसे। आप इतना गुस्से में हो जाए, इतना गुस्सा आपके लिए नहीं शोभा देता। कि नहीं हुए, मैं आपसे सवाल आप हमारी गलती निकालिए और उनकी तारीफ कीजिए अगर वो तारीफ लायक है, लेकिन नाराज मत होइए। नाराज नहीं होइए। अभिषेक सोम साहब, बीजेपी तो क्लियर कर दिया है कि वहां तो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, उसके आधार पर टिकट मिलेगा। आपकी पार्टी की तैयारियां क्या इसी में सीमित है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरी पार्टी क्या करे, सरकार में क्या चल रहा है? एक आखिरी कमेंट आपसे। हमसे क्या मतलब उनके यहाँ क्या हो रहा है? मैंने तो सबसे पहले आपसे कहा था। देखिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और जनता आज भी अखिलेश यादव जी को, उनके विकास कार्यों को नहीं भूली है। योगी जी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा है जिसको सिद्ध कर सके, जनता के बीच में ला सके, अपनी उपलब्धि गिना सके। दूसरी बात रही किसान की जो बुआई है, खाद है, यूरिया है, ठीक है, बहुत माफी के साथ समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। और सवाल यहाँ पर यही उठ रहे थे मुलाकातों को लेकर, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, यानी कि यूपी में ऑल इज वेल। तो बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। आगे तेज रफ्तार खबरों पर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी जीनत का।